तो ये है मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ ना। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं, जो पढ़े हो वेल एंड गुड, नहीं तो जो नहीं पढ़े हो देख लो। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो एक्चुअली एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या है? तो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ना, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। ठीक है, जब हम लोग कॉमन लेके जब सिंपलेस्ट रेशियो में किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया उसका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एग्जांपल देंगे अभी। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? जो एग्जैक्ट फार्मूला है, जिस जैसे किसी भी कंपाउंड का, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, है ना? तो वो एग्जैक्ट फार्मूला को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। तो जैसे C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ग्लूकोज इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब इसका एम्पेरिकल फार्मूला पूछा जाए, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? तो इसको जब हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो के टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब इन तीनों में देखो, कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो इन तीनों में 6 कॉमन आ सकता है ना? तो 6 अगर कॉमन ले लोगे तो कार्बन के कितने एटम्स बच गए? बोलो, कितना बच सर गया कार्बन? एक बच गया। तो 1 को जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सिंपली अगर एक ऐसा लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं है तो 1 ही है। हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। और ऑक्सीजन की जगह पे भी कुछ नहीं है तो 1 ही हो गया। तो ये इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम लोग रिप्रेजेंट किए, ये इसका क्या हो गया? ग्लूकोज का ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर में H2O, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम ही है, क्योंकि और ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और फर्दर हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा। तो जहाँ पे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहते हैं, तो वहां पे हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा रिड्यूस करने के बाद, कॉमन लेने के बाद, तो उसको एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट फार्मूला होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्वेश्चंस किस टाइप के दिए रहेंगे। जैसे तुम लोग परसेंटेज निकालने सीखे होगे। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए, ये सीखे हो ना, जैसे H2O है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में अगर मास परसेंट तुमसे पूछा जाए कि वाटर के मॉलिक्यूल में मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो कैसे निकालोगे बताओ तो? मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कैसे निकालेंगे? ये बताया गया मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए? हेलो, हेलो, हेलो। आ रहा है सर आवाज। हम पूछ रहे हैं मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। सर इसका आंसर क्या है? 88.8%। यहाँ कैसे करेंगे? आंसर से मतलब नहीं है, कैसे करेंगे ये सर बताओ पहले। पता है कैसे करते हैं? तो जिस सर। जिस एलिमेंट, हाँ, जिस एलिमेंट का हमको परसेंटेज निकालना है, तो उस एलिमेंट का मास ऊपर रखोगे। जैसे वाटर है, तो वाटर का एग्जैक्ट मास जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास जब निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का मास 1 है, 1 × 2 करते हैं, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 1 करते हैं। तो ये 2 + 16 हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन का पूछा गया ना मास परसेंट, तो वाटर में ऑक्सीजन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 16 है ना? तो 16 AMU या फिर 16 ग्राम, जो भी लो। अगर एक मॉलिक्यूल के टर्म में बात कर रहे हैं तो AMU लोगे, अगर 1 मोल के टर्म में बात करेंगे तो ग्राम लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलो एक मॉलिक्यूल के टर्म में ही बात करते हैं, तो 16 म्यू हो गया, ये मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है? 18U। और इनटू क्या हो जाएगा? ये 100, ये परसेंटेज। तो ये मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर हो गया। अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछा जाता तो हाइड्रोजन की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ तो? वाटर में हाइड्रोजन की वजह से कितना मास आ रहा है? 2 AMU। और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वाटर कितना है? 18 AMU, 18U, और इंटू 100%। तो ये होता है मास परसेंटेज।
ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज पूछा जाए उसको ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल मास ऑफ द कंपाउंड ले लेते हैं और इनटू 100 कर दोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन से ही देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे एक दिया हुआ है कि एक कंपाउंड contains 4.07% hydrogen, 71.65% क्लोरीन, ठीक है, और इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। ठीक है। डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टाइप के क्वेश्चंस किए हो क्या? नो सर। नहीं हुआ है ना? चलो ठीक है, देखते हैं। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में। एक कोई कंपाउंड दिया रहेगा, उस मोलर मास गिवन होगा, करना है। तो एक बार स्टेप देख लो कैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप बताएंगे वही सेम स्टेप फॉलो करना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, अननोन कंपाउंड है, हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और सबका मास परसेंटेज दिया गया है। ये परसेंटेज बाय मास ही दिया गया है, ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज बाय मास दिया गया है। तो अगर हम लोग मान लें ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 100 ग्राम में, ठीक है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड एज्यूम कर लिए कितना है, 100 ग्राम। तो इसमें बताओ तो अगर 100 ग्राम मास ऑफ द कंपाउंड हो गया तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4.0। तो 4.07% है, मतलब 4.07 ग्राम हो गया। मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 24.27 ग्राम। और जो बच गया वो मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? 71.65 ग्राम। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पहला स्टेप यही करना है, 100 ग्राम एज्यूम कर लो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, उसका जो परसेंटेज दिया गया उसके अकॉर्डिंग उसका मास लिख लो। ठीक है। उसके बाद जो जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है क्लोरीन। जो जो एलिमेंट दिए गए गिवन एलिमेंट को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब कार्बन का मास कितना आया है? 24.27 ग्राम। इसके आगे लिख लो। हाइड्रोजन का मास कितना है? 4.07 ग्राम। और तीसरा क्लोरीन का मास कितना है? 71.65 ग्राम। ठीक है। ये लिख लिए सबके आगे हम लोग मास। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो इसका एटॉमिक मास होता है ना, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। जो भी मास उसका गिवन होगा उस मास को हम लोग रेस्पेक्टिव एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो इसको 12 से डिवाइड करोगे, 12 ग्राम लिख लो, मतलब मोलर मास से ही डिवाइड कर रहे हैं, वो ग्राम दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 1 ग्राम। क्लोरीन का कितना होता है? 19 क्लोरीन का कौन बताया? सर 35 35.5। 35 सॉरी सर 35.5। 35.5 ग्राम। ठीक है। तो उसके मास से डिवाइड करके जो उसका एटॉमिक मास आएगा उससे डिवाइड करके यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके लिखो। तो देखो पहला वाला कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, 24.27 डिवाइडेड बाय 12, कितना आएगा ये? ये
सर 2.02 2.0225 हाँ इतना आ रहा है। उसके बाद ये 4.07 को डिवाइड करोगे तो ये 4.07 ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 71.65 डिवाइडेड बाय कर लो 35.5, ये कितना आ रहा है? सर 2.0183 ये 2.018 तक ही रखो, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग डिवाइड करके लिख लिए। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन तीनों में से तुमको देखना है, यहाँ पे तीन ही एलिमेंट थे तो तीन वैल्यूज आए, इन तीनों में देखना है सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो इन तीनों में देखो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, इन तीनों में कंपेयर करो सबसे छोटा कौन सा है। सर क्लोरीन सर क्लोरीन। हाँ वैल्यू बताओ, 2.018 सबसे छोटा है ना। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा ना इन तीनों में, उससे सब में डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा नंबर है 2.018, तो 2.018 से सब में डिवाइड कर दिए हम लोग। तो डिवाइडेड बाय 2.018, ये भी डिवाइडेड बाय 2.018 और ये भी डिवाइडेड बाय 2.018। अब देखो डिवाइड करके कितना आ रहा है। अब ये 2.0225 2.018 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। 1 टाइम से कटेगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है एग्जैक्ट कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद देखो 4.07 डिवाइडेड बाय 2.018, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2 के आसपास आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे तो ये तो एग्जैक्टली 1 के ही इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, जो इन तीनों में से डिवाइड करके आया जो भी, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उससे सब में डिवाइड कर देना है। तो सब में डिवाइड करने के बाद जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा उसको लिख लोगे वहां पे। में आ गया तब तो जो है वैसे ही रहने देना है, लेकिन अगर मान लो कोई भी एक वैल्यू फ्रैक्शनल आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो कोई एक वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आ गया तो नंबर ऑफ एटम्स तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं ना। कोई भी फॉर्मूले में अगर देखोगे तो जैसे होल नंबर ही होता है, या तो एक एटम होगा या तो दो होगा, तीन होगा, चार होगा। फ्रैक्शन में देखे हो क्या, कार्बन 0.5 है, हाइड्रोजन 1.5 है, वैसा होता है क्या, बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो अगर ये होल नंबर में आ गया डिवाइड करने के बाद, अगर होल नंबर में आ गया तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं तो अगर मान लो कोई एक वैल्यू भी अगर फ्रैक्शनल में आ रहा है, एक वैल्यू मान लो 2.5 आ गया या 1.5 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, तो वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है, तो उसको हमको नियरेस्ट होल नंबर में बदलना होगा। तो नियरेस्ट होल नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही हो जाएगा। तो नियरेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट होल नंबर है 2, तो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लो कोई एक वैल्यू 1.5 आ जाता है, तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.5 इंटू 2 क्या हो गया, वो 3 हो गया। तो अब ये देखो, ये ध्यान देना कि अगर किसी एक नंबर को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सारे वैल्यूज में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैल्यू 2.5 आ जाता, तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर कार्बन वाले को भी 2 से करना होगा और क्लोरीन वाले को भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन वाले को कर दिए, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी एक वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आ रहा है, उसको अगर हम लोग होल नंबर में चेंज करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सभी वैल्यूज में, सभी एलिमेंट के वैल्यूज में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे तो सिंपली होल नंबर में ही आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रैक्शनल वाले में आएंगे तो वहां पे वैसा हमको करना होगा, सब में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तब यहाँ जो आ गया, ये तो ऑलरेडी देख रहे हो, ये सिंपलेस्ट रेशियो में ही आया है। कार्बन का, कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग 1 आया है, हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग 2 आया, क्लोरीन के कोरस्पॉन्डिंग 1 आया। तो मतलब इसका जो रेशियो आया ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जो वैल्यू आया ना, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH2 और Cl, ठीक है। तो ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, समझ में आया। यस हेलो, सर। ठीक है। अब देखो
एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्पेरिकल फार्मूला EF से डिटरमाइन कर रहा है, EF से डिनोट कर रहा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला को किसी एक नंबर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला को अगर किसी एक नंबर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा। अब ये n आता कैसे है, n का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट तुमको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और एम्पेरिकल वेट जो है एम्पेरिकल फार्मूला से कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू पहले निकालना है हमको, तो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो 98.96 दिया हुआ है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 98.96 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय हमको एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकालना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला वेट कहाँ से निकालोगे, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला आया CH2Cl, तो इससे हमको इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा। तो कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 2 हो गया, और क्लोरीन का हो गया 35.5। कितना हो गया, ऐड करो जल्दी से, कितना हो गया, 49.5। हाँ 49.5 हो गया। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला वेट हो गया, 49.5 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये 49.5 ग्राम हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड करके देखो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, 2। 2.2 के आसपास हो गया। ठीक है, होल नंबर ही लेना है यहाँ भी, तो 2 हो गया। तब जो n आया ना, वही यहाँ पे n यही कैलकुलेट करना था। अब इस n को अगर एम्पेरिकल फार्मूला से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू 2 इंटू, अब जो एम्पेरिकल फार्मूला था CH2Cl, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गया C2H4 और Cl2। तो यही हो गया इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH2Cl। ठीक है, बात समझ में आया, एक बार देख लो अच्छे से, जैसे स्टेप बताए हैं वैसे ही करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे बताए हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो एक बार देख लो स्टेप, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस इसके देंगे। सर जो n आना चाहिए वो भी होल नंबर ही आना चाहिए। हाँ, तो होल नंबर ही आएगा ना, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो होल, अगर कोई सर और फ्रैक्शनल आ अगर गया कहीं तो 0.5 में आ गया तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, 0.5 में नहीं आएगा, वो उस टाइप के वैल्यूज ही दे रहेंगे कि 0.5 में नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ आया, एक बार स्टेप देख लो अच्छे से, किसी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्वेश्चन देंगे तो वो बन जाना चाहिए। पहले ही पूछ लो। है डाउट किसी को? हेलो हेलो, नहीं है सर। किसी को नहीं पूछना है? चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ तब फिर। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो, हाँ सर दिख रहा है। चलो तो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, और जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, डिटरमाइन द empirical and molecular formula
for एक कंपाउंड है क्राइसोटाइल एस्बेस्टस, ठीक है। इसका कंपोजिशन दिया हुआ है, as the following percent composition: 28.03% Mg, 21.60% silicon, 1.16% hydrogen and 49.21% ऑक्सीजन, ठीक है। ये परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मोलर मास फॉर क्राइसोटाइल इज 520.8 ग्राम पर मोल। चलो, तो इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। और बाकी ये मैग्नीशियम का तुम लोग को मास पता ही है, मैग्नीशियम का मास आता है ना, कितना Yes, लेना है sir. कितना होता है? 24, सिलिकॉन का मास कितना लेना है? 28. 28, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। बाकी तो वैसे ही रहेगा। चलो करो, आराम से करो, अच्छे से टाइम ले लो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा स्टेप बताया करो आराम से।
सर एन कैसे निकालते थे सर? हेलो। एन कैसे निकालते थे ये बताए तो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। सर बन गया। बन गया। यस सर। सर बोलो। बन गया। हाँ आंसर बताओ। सर एम्पेरिकल फार्मूला Mg3Si2H3O8। Mg3Si2H3O8 ये आया एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सर Mg6Si4H6O16। Si4H6O16 H6। O16। हाँ यही आया ना। यस सर। सही है। देख लो जिसका जिसका हो गया मिला लो, आंसर यही है। आ रहा है सबका यही जो जो बनाया हो। यस सर। पूछना है किसी को तो बताओ। हेलो। पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर ठीक है। सबका आ गया आंसर यही वाला। जिसको भी डाउट है पूछ लो, बता देंगे एक। नहीं डाउट है तो फिर और देना है क्या क्वेश्चन इसके, या हो गया क्लियर? और क्वेश्चन कराना है इसका? हेलो। 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 आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर आ रहा है। बोल रहे हैं और भी क्वेश्चन कराना है या क्लियर हो गया ये टॉपिक? सर क्लियर हो गया। नहीं कराना है ना, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे इससे? सर ये जो आप अभी दिए थे वो एक बार बता सकते हैं क्या जो दिए थे? क्वेश्चन? वो तो आंसर आ ही गया ना। यस सर। तो फिर कोई डाउट है तो बताओ, बता देंगे, उसमें क्या है। सर हम इसको दूसरे मेथड से किए हैं। दूसरा मेथड कौन सा होता है? सर हम जब पढ़े थे तो उसमें एक शॉर्टकट था सर, उससे। क्या शॉर्टकट है बताओ। सर जैसे ये 28.03% है ना mg, हम्म तो सर ये 28.03/100 और जो ये दिया हुआ है मोलर मास उसको इंटू किए थे, तो सर उससे भी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही आया है। सेम आया, बट वो सब जगह वैलिड नहीं होगा। जहाँ पे फ्रैक्शनल वाले वैल्यूज आएंगे वहां पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वो चेक कर लेना एक बार सभी जगह वो वैलिड हो रहा है या नहीं। ठीक है, शॉर्टकट होता है मतलब हर एक सेपरेट, वो शॉर्टकट जो यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता है। अब हर जगह वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस में वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो एक बार चेक कर लेना जो भी जहां भी पढ़ी हो, एक बार चेक कर लेना कि वो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है या नहीं। ठीक है। यस सर। हम्म। क्या ये बताना है और भी क्वेश्चन देना है या फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े? बताओ।
बोलो जल्दी, ये क्वेश्चन और देना है तो दे देंगे, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, जैसा बोलो तुम लोग। चाहिए और क्वेश्चन? रिप्लाई? नहीं सर। नहीं। चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है ये स्टोक्योमेट्रिक है। स्टोक्योमेट्री स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये स्टोक्योमेट्री क्या हुआ है? स्टोक्योमेट्री जो है एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, स्टोक्यो मतलब होता है एलिमेंट, स्टोक्योन है, दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक स्टोक्योन होता है और दूसरा मेट्रॉन होता है। तो स्टोक्योन हो गया एलिमेंट और मेट्रॉन हो गया मेजर। तो एलिमेंट का जो मेजरमेंट करते हैं या एलिमेंट के मास का मेजरमेंट करते हैं तो वो हो गया स्टोक्योमेट्री। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टोक्योमेट्री जो यूज करेंगे हम लोग, वो रिएक्शन में यूज करेंगे। किसी भी रिएक्शन में डिटरमाइन करना है कि कितना मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट किया और कितना मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो वो हम लोग मास फाइंड आउट करने के लिए स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन का यूज करते हैं। अब जब भी मोल कॉन्सेप्ट में या स्टोक्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे रिएक्शन सबसे पहले, जो भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो केमिकल इक्वेशन लिखोगे पहले, उसको सबसे पहले बैलेंस करने का जरूरत है। ठीक है, बिना बैलेंस किए हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये मस्ट है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ए मस्ट। ठीक है, तो जब तक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तब तक हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर इक्वेशन भी दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले तुमको बैलेंस करना होगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, CH4 मीथेन गैस का कंबशन लेते हैं, CH4 प्लस O2 गैस। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? CO2 गैस प्लस H2। तब देखो ये इक्वेशन है, इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, तो आगे 2 पुट कर दिए। ऑक्सीजन हो गया 2 to 4, तो यहाँ पे आगे 2 पुट कर देना होगा। हो गया बैलेंस, है ना? सर एक रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट सर 2 या 2 से अधिक गैसेस बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं? सर मेरा मार्क्स काट लिया गया था स्कूल में। मार्क्स काट लिया गया था, क्यों? सर हम लिखे थे दोनों चीज गैस में, तो सर मेरे को केमिस्ट्री वाले सर आके बोल थे कि रिएक्शन से ज्यादा गैस नहीं बन सकता। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, तो वेपर एक्चुअली वो गैस ही है ना, तो गैसियस फेज में ही वो निकल रहा है। ठीक है, वो ऑब्वियसली हो सकते हैं, क्यों नहीं है, दो गैसेस होते ही हैं, बहुत सारे रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो, अब यहाँ पे बैलेंस कर लिया हम लोग, बैलेंस करने के बाद इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, CH4 के आगे, ऑक्सीजन के आगे 2 आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 और वाटर के आगे 2 हो गया। तो यहाँ पे एक हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो मोल मोल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला मोल मोल एनालिसिस है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं मोल मोल एनालिसिस में। ठीक है, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ O2 के आगे 2 है, तो मतलब 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ O2 टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये मोल मोल एनालिसिस है। तो मतलब जो भी उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा तो उसको हम लोग मोल के फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। तो 1 मोल CH4 जो है ये 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म कर रहा है और 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो पहला ये हो गया। इसको मॉलिक्यूल के टर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब मोल की जगह मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं,
कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 जो है ये रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मास एनालिसिस, तो मोल्स को मास में बदलना है। तो जैसे देखो 1 मोल CH4 है, तो 1 मोल CH4 का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल CH4 मतलब कितना मास हो जाएगा उसका, जो मोलर मास होगा 1 मोल में तो वही मास होता है, तो CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। तो हम लोग 1 मोल ऑफ CH4 मतलब उसको लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ, अब 2 मोल्स ऑफ O2 है, तो 1 मोल O2 का मास होगा 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना हुआ? 32 ग्राम ही होगा ना, 1 मोल ऑफ O2। तो 2 मोल्स ऑफ O2 का मास कितना हो जाएगा बताओ? अगर 1 मोल ऑफ O2 का मास 32 ग्राम है तो 2 मोल्स का मास कितना होगा? सर 64। 64। तो यहाँ पे 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 64 ग्राम ऑफ O2 to produce, अब 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो जाएगा? सर 44। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास हो गया 44 ग्राम, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 36। तो एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो ये हो गया मास। तो मतलब पहले मोल के फॉर्म में लिख लोगे और मोल को फिर आसानी से हम लोग उसके मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों के फॉर्म में तुमको आना चाहिए कि मोल को कैसे मास में बदलेंगे और मास को कैसे मोल में बदलेंगे। ठीक है, दोनों का इंटर कन्वर्जन भी पता है कि अगर मोल्स निकालना है मास के टर्म में तो मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन तो ऑलरेडी पता ही है। तो यही है मोल मोल एनालिसिस मतलब, या फिर मास मास एनालिसिस। पहले बैलेंस करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी कोफिशिएंट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं तुम लोगों को, जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी moles of methane are required to produce, यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना, जस्ट यूनिटरी मेथड ही है ये। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड जैसे अप्लाई करते हो मैथ्स में उसी तरह यहाँ भी है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस आफ्टर कंबशन। ठीक है, ट्राई करो तो एक बार। कंबशन रिएक्शन तुम लोग को पता ही है। ठीक है, एक बार ट्राई करो क्या आ रहा है। सर 8। कुछ भी मत करो, कैलकुलेशन करो आराम से, पहले टाइम है। सर 0.5 मोल्स। 0.5 मोल आ गया सबका? सर मैं ग्राम्स में बोल दिया था पहले। अच्छा, हो गया सबका आया?
देखो कैसे करना है, एक बता देते हैं फिर एक क्वेश्चन देंगे। और हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन? तो कंबशन रिएक्शन जो है यही होगा, CH4 गैस प्लस O2, ये क्या होगा, CO2 प्लस H2O। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने पे वही जो आया था ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू दिया गया है ये मास में दिया गया, और तुमसे मीथेन का मोल्स पूछा गया। ठीक है, तो इसको पहले मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को। ठीक है, क्योंकि आंसर हमको मोल्स के टर्म में निकालना है। तो पहले हम गिवन मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मोल्स ऑफ CO2 कितना है। तो गिवन मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही करते हैं ना। तो CO2 का गिवन मास कितना दिया हुआ है, कितना प्रोड्यूस करना है CO2, 22 ग्राम प्रोड्यूस करना है, गिवन मास ये है। मोलर मास कितना होता है CO2 का, बताओ जल्दी। 44.5। 44, तो बाय 44 ग्राम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5। मतलब 22 ग्राम तो प्रोड्यूस करना है, 22 ग्राम्स कितने मोल्स के बराबर हो गया, 0.5 मोल्स। तो तुमसे एग्जैक्टली पूछा गया है कि 0.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए। तो यहाँ देखो, स्टोक्योमेट्री से पहले कंपेयर करोगे कि अगर हमको 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मीथेन कितना चाहिए हमको। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में ही कंपेयर करना होगा, क्योंकि यही दोनों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देख लो, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग स्टोक्योमेट्रिक, ये टू प्रोड्यूस, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग पहले लिखोगे, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 कितना मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए, 1 मोल ऑफ CH4 चाहिए, यही है ना। बात समझ में आ रहा है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है तो कितना मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए हमको, 1 ही मोल चाहिए, क्योंकि 1:1 का रेशियो है दोनों का। तो अगर 1 के लिए 1 चाहिए तो टू प्रोड्यूस 0.5 मोल्स ऑफ CO2, टू प्रोड्यूस 0.5 मोल्स ऑफ CO2 कितना मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए होगा, बताओ तो। एक के लिए अगर एक 0.5। चाहिए होता है तो 0.5 के लिए, तो 0.5 के लिए 0.5 ही चाहिए होगा। तो ये जस्ट यूनिटरी मेथड में जैसे करते हो वैसे ही करना है। तो 0.5 मोल्स ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया आंसर, समझ में आया। यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा है, सिंपल सा ही है। कैलकुलेट द amount of water produced by the combustion of combustion of 48 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, चलो बनाओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of 48 ग्राम ऑफ मीथेन। सर इसका आंसर जो है वो ग्राम्स में आएगा। अमाउंट पूछा गया ना, तो अमाउंट तो ग्राम में ही देंगे ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स रहता तो लिखा हुआ रहता, ठीक है। अमाउंट होगा तो ग्राम में ही देना है। शायद 54 ग्राम्स होगा। 54 ग्राम। और आया बाकी किसी का कुछ, यस सर। कितना, 54 ग्राम ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चेक कर लो एक बार।
सर 54 का डबल होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सर गड़बड़। 108 होगा। 108। सही है। क्या आया बाकी लोगों का? हेलो, सर बता दीजिए ना। बता देंगे, ठीक है। चलो देखो, सिंपल है, बाकी जैसे पहले वाले किए थे वैसे ही करना है। यहाँ पे तुमको मास के टर्म में पूछा गया, तो मास के टर्म में ही कर सकते हो या फिर मोल के फॉर्म में भी। चलो देख ही लेते हैं। तो वही इक्वेशन तो वही ऊपर वाला ही होगा, ठीक है। मीथेन का ही कंबशन है, CH4 + 2O2, और ये फॉर्म करेगा CO2 गैस + 2H2O, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन पहले होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मोल के टर्म में लिख लो, उसके बाद मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमको किसका किसका दिया हुआ है कंपैरिजन? मीथेन का और वाटर को कंपेयर करना है, मतलब CH4 और H2O, ये दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले इन दोनों का मोल्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मोल CH4 जो है, 1 मोल CH4 प्रोड्यूसेस कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है? अगर 1 मोल CH4 लोगे तो कितना मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है ये अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री? 2 मोल्स। 2। तो 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ H2O, तो 1 मोल अगर मीथेन लोगे तो वो 2 मोल्स H2O प्रोड्यूस करेगा। तो 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम CH4 अगर लेंगे तो ये कितना मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा? तो 1 मोल का मास होता है वाटर का 18 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना होगा? 2 मोल का मास 36। कितना? 36। तो मतलब अगर 16 ग्राम CH4 लें तो ये 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? तो 16 ग्राम CH4 लोगे तो 36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे बस अब तुमको क्या है, यूनिटरी मेथड लगाना है कि 16 ग्राम से अगर 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है तो 1 ग्राम CH4 लोगे तो कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम CH4 लोगे तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? 36/16 होगा। समझ में आ रहा है यूनिटरी मेथड? यस सर। हाँ, तो 1 ग्राम अगर CH4 लोगे तो 36/16 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ है मीथेन का? क्वेश्चन पढ़ो, कितना ग्राम दिया हुआ 40। है? 40, तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? तो 48 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस, तो जितना 1 से होता है उसको 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 36/16 इंटू 48 ऑफ H2O, तो कितना हो गया? देख लो, 16 3 टाइम्स कट गया, 36 इंटू 3 कितना हो गया? 108 ग्राम ऑफ H2। तो यही चाहिए था हमको। समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया सर। चलो, तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्री। इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक तुम लोग एक होमवर्क लिख लो, एक क्लास के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। वही एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला ही है, ये घर पे ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। ए मेजर टेक्सटाइल डाई manufacturer developed a new yellow dye
The dye has a percent composition of 75.95% carbon, 17.72% nitrogen, and 6.33% hydrogen by mass. With a molar mass of 240 gram per mole. Determine the molecular formula. Determine the empirical and molecular, दोनों करना है. Empirical and, क्योंकि empirical जब तक निकालोगे नहीं molecular आएगा नहीं. तो determine the empirical and molecular formula of the dye. ठीक है, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तो ये करके रखना. बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. पूछना है किसी को, देख लो कोई जो स्टोकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कोई डाउट है तो बताओ. ये 2 क्वेश्चंस जो कराए इसमें कोई डाउट है किसी को? हेलो. सर एक चीज पूछना था. हम्म. सर जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सर उसमें नीचे में रिएक्शन दिया रहेगा? जरूरी नहीं है रिएक्शंस, बहुत जगह नहीं भी दिया रहेगा, तुमको रिएक्शंस तो लिखना ही होगा, खुद लिखना होगा. ऐसा जनरली दिया रहता है, ठीक है, क्वेश्चंस में. इन केस अगर नहीं दिया होगा तो फिर तुमको खुद से ही लिखना होगा. फिर जनरली दिया रहेगा, क्वेश्चंस में जनरली दिया रहेगा, ठीक है. जैसे ये सारे कंबशन रिएक्शंस हैं, हाइड्रोकार्बन का कंबशन, इसमें नहीं भी दिया हुआ है तो तुमको तो पता ही है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो CO2 + H2O ही बनता है. तो ये तो खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है. अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैसा कुछ होगा तो वो रिएक्शंस दिया हुआ होगा, ठीक है. सर बैलेंस के इम्बैलेंस अगर दिया हुआ होगा तो कुछ भी हो सकता है. अगर सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है तो तुमको बैलेंस खुद करना होगा, या बहुत सारे केसेस में तुमको बैलेंस्ड ही दिया हुआ रहता है, तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा. तो जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुमको, अगर ये अप्लाई करना है तुमको खुद बैलेंस करना होगा. तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है. कोई डाउट है और देख लो, पूछना है किसी को कुछ इसमें? नो सर. नहीं. तो चलो वो क्वेश्चन करके रखना, ठीक है. और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे आगे. लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है. और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? बताओ जल्दी. अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो, तुम लोग तो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं. नहीं. चलो फिर तो एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है. थैंक यू सर. चलो, थैंक यू.